अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल, एडवोकेट, हाई कोर्ट, लीगल लेक्चरर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर। हमारा आज का लेक्चर, जैसे कि हमारे इससे पहले लेक्चर पीपीसी के ऊपर अपलोड हो रहे हैं, तो हमने इस सीरीज़ को भी साथ लॉ ऑफ एविडेंस को भी शामिल कर लिया है। पीपीसी के साथ साथ अब लॉ ऑफ एविडेंस भी चलेगा, ताकि हम बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी साथ साथ कवर कर सकें। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और फेसबुक पेज को इनोवेटिव लॉ एकेडमी हमारा ऑफिशियल पेज है, इसको भी लाइक करें और सी फर्स्ट ज़रूर कर लें, ताकि हमारी तमाम नेक्स्ट अपलोडिंग वीडियोस आप तक उनके नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच जाए। लॉ ऑफ एविडेंस। एविडेंस गवाही, शहादत। एविडेंस मीन अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रूव और डिसप्रूव एनी अलेज फैक्ट। गवाही किसी भी ऐसे फैक्ट के ऊपर दी जा सकती है, किसी भी ऐसे फैक्ट को प्रूव करने के लिए दी जा सकती है जिसके ऊपर कोई बहस आ रही हो, जिस फैक्ट को कोई डिनाई कर रहा हो, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कंट्रोवर्शियल हो। एक पार्टी उसको एडमिट कर रही है, दूसरी पार्टी उससे इनकार कर रही है। सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि फैक्ट क्या है। आपने लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर कानून शहादत के अंदर आपने बार बार ये वर्ड यूज करोगे। अगर आप फैक्ट को नहीं समझ पाते तो आप लॉ ऑफ एविडेंस को कभी नहीं समझ पाओगे। लॉ ऑफ एविडेंस को समझने के लिए फैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। जनरली फैक्ट के बारे में कहा जा सकता है कि जी फैक्ट मीन अ स्टेटमेंट, अ थिंग वगैरह। नो, मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन इसकी बताता हूँ, एक सिंपल इसके अपने अल्फाज के अंदर जो मैं फैक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ फैक्ट को, जो मैं बताता हूँ फैक्ट को, फैक्ट है क्या। हर वो स्टेटमेंट जो एक सेंसेबल इंसान जिसको हकीकत समझे, जिसको बयान करे, खवा वो झूठी है खवा वो सच्ची है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये एविडेंस से प्रूफ होगा कि वो सच्ची है या झूठी है। हर वो स्टेटमेंट जिसको एक सेंसेबल इंसान हकीकत समझता हो, एक ऐसा इंसान जिसकी 5 सेंसेस काम करती हैं, देखने की, चखने की, महसूस करने की, सुनने की, सूंघने की, जिसकी 5 सेंसेस एक्टिव हो। देखने की सेंस, सूंघने की सेंस, महसूस करने की सेंस, मतलब सेंसर आपका जो बॉडी का, आपकी चखने की सेंस और आपकी सुनने की सेंस। जिस चीज़ को समझ सकती हैं, जिस चीज़ को महसूस कर सकती है, वो फैक्ट कहलाएगा। खवा वो सच्चा है या झूठा, ये मैटर नहीं करता। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये शख्स तो झूठा है, इसकी बात तो झूठी होगी। एक सेंसेबल इंसान जिस चीज़ को हकीकत समझ रहा है या जो चीज़ वो बयान कर रहा है उसको हकीकत ही समझा जाएगा, जब तक कि वो डिसप्रूव ना हो जाए या प्रूव ना हो जाए, जब तक कि उसकी कॉन्ट्रेरी कुछ रिमार्क्स ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मेरा नाम मुबशर इकबाल है। अगर एक शख्स भी इसके ऊपर एतराज़ खड़ा कर दे कि जी आपका नाम मुबशर इकबाल नहीं है, तो मुझे इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा फैक्ट जो एडमिजेबल हो, जिसको जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी और फॉरेन अफेयर्स के लॉज, बुक्स, डाइजेस्ट, केस लॉज, जजमेंट्स वगैरह, जिनके ऊपर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, जिनके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है कि जी ये सही है या गलत है, या ये ऐसे ही है ऐसे नहीं है। मतलब जो एडमिजेबल, जो एडमिटेड फैक्ट हो, जिनको मान लिया जाए, माने हुए फैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, हर शख्स मुझे मुबशर इकबाल के नाम से बुलाता है, तो ये एडमिटेड फैक्ट है, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि मेरा नाम मुबशर इकबाल नहीं है, मेरा नाम रमीज है, असद है, कैसर है, कुछ भी और है, एक शख्स कहेगा नहीं जी आपका नाम मुबशर इकबाल है, देन मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा नाम मुबशर इकबाल नहीं है। या अगर मैं कहूं कि मेरा नाम मुबशर इकबाल है और कोई शख्स मुझे कहे कि आपका नाम मुबशर इकबाल नहीं है, तो वो भी सच्चा है, मैं भी सच्चा हूं। हकीकत और एक्चुअल ठीक कौन है, एक्चुअल सही कौन है, यह साबित होगा गवाही के बाद, एविडेंस के बाद, विटनेस के बाद। तो सबसे पहले फैक्ट समझना आपको जरूरी था, जो मैंने आपको समझा दिया कि हर वो चीज़ जो एक सेंसेबल इंसान जिसको देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, चख सकता है, उसकी 5 सेंसेस से उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो एक इंसान सेंसेबल है, पागल नहीं है, एक मजीज और रैशनल माइंडेड इंसान है, तो वो जो बात कहेगा उसको हकीकत ही माना जाएगा, जब तक कि वो डिसप्रूव नहीं हो जाती। डिसप्रूव कैसे होगी, ये अब प्रोसीजर स्टार्ट होगा एविडेंस का। एविडेंस दी जाती है, आई होप आपको फैक्ट समझ आ गया होगा। अब हर वो फैक्ट जो डिस्प्यूटेड हो, जो अलेज फैक्ट हो, उसके ऊपर एविडेंस लाई जाएगी। फॉर एग्जांपल, 2 शख्स हैं, ए और बी। ए कहता है कि बी ने मेरे भाई का मर्डर किया, बी कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया। तो इसमें अलेज फैक्ट क्या हो गया, मर्डर करना। ए इल्जाम लगा रहा है, बी डिनाई कर रहा है। अब इल्जाम चूंकि ए लगा रहा है, तो उसके ऊपर एविडेंस भी ए लेकर आएगा, उसके ऊपर विटनेस भी ए लेकर आएगा। बी उसके ऊपर एविडेंस नहीं देगा, उसको जरूरत नहीं उसके ऊपर विटनेस देने की, चूंकि इल्जाम लगाने वाले को, प्रोसिक्यूशन को एविडेंस और गवाही देना पड़ती है, विटनेस लाना पड़ते हैं, सबूत फराहम करना पड़ते हैं। अगर ए ये कहे कि बी ने मेरे भाई का कत्ल किया है और बी कहे कि हाँ मैंने कत्ल किया है,
वो कोई प्ली ले ले, वो एक्सक्यूज खड़ा कर दे, सेल्फ डिफेंस की प्ली ले ले, सडन प्रोवोकेशन की प्ली ले ले, तो देन इट मीन बी ने कन्फेशन तो कर लिया, बी ने तस्लीम तो कर लिया कि हाँ मैंने ही मर्डर किया, मैंने मारा है ए के भाई को, बट सर्कमस्टांसिस ये थे कि मुझे डाउट था कि ये मेरे ऊपर हमला कर रहा है, ये मुझे कत्ल ना कर दे, ये सडन प्रोवोकेशन की सेंस के अंदर मैंने इसका मर्डर किया। तो ऐसी सूरतों में जो प्रूफ है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बट जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर लेगा जो इल्जाम लगाता है, क्योंकि प्रूफ इल्जाम लगाने वाले के ऊपर होता है, वो प्रूफ करेगा केस को। तो जो फैक्ट कंट्रोवर्शियल हो, डिस्प्यूटेड फैक्ट हो, जिसको एडमिट ना किया गया हो, एक पार्टी उसको कह रही हो कि ऐसे हुआ है, दूसरी पार्टी उसका इनकार कर रही हो, तो ऐसा फैक्ट जहां पर एक तरफ से कहा जाए और दूसरी तरफ से उसका इनकार आ जाए, कंट्रडिक्शन आ जाए, उसके अंदर तजाद आ जाए, मुखालफत आ जाए, एक दूसरे के सामने आ जाए, तो उसको प्रूफ करने के लिए गवाही की जरूरत पड़ती है, उसको प्रूफ करने के लिए एविडेंस की जरूरत पड़ती है, उसको प्रूफ करने के लिए विटनेस की जरूरत पड़ती है। आई थिंक आपको फैक्ट भी समझ आ गया होगा और एविडेंस किस फैक्ट के ऊपर दी जा सकती है और किसके ऊपर नहीं, ये भी आपको पता चल गया होगा। कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूटेड फैक्ट के ऊपर एविडेंस दी जाएगी, जो एडमिटेड फैक्ट है उनके ऊपर एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं एविडेंस के ऊपर। एविडेंस की कितनी इकसाम है? जनरली बुनियादी तौर पर एविडेंस की 2 ही इकसाम है, बाकी उन 2 से आगे फर्दर इसकी सैकड़ों इकसाम हो सकती हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये 2 बुनियादी इकसाम हैं लॉ ऑफ एविडेंस की। गवाही की 2 बुनियादी किस्में हैं, ओरल एविडेंस जुबानी गवाही देना, अब और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी डॉक्यूमेंट्स को पेश करना। मैं आपके एग्जांपल के तौर के ऊपर समझाता हूं, पहले बताता चलूं। ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फर्दर सैकड़ों एग्जाम है, अब तक के अब ऑलमोस्ट 170 इस तरह की डिफरेंट फर्दर एग्जाम इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। टाइमली ये डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर इनको पेश भी किए, प्रोड्यूस भी हो चुकी है डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर। 170 के करीब, 170 के करीब, 170 के करीब इस तरह की एग्जाम है जो अब तक इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं एविडेंस की। अब आते हैं ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस आया डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, आया थर्ड पर्सन हो, आया एक्सपर्ट ओपिनियन हो, ऐसी गवाही जो आपकी जुबान से बोली गई अल्फाज हो, जो आपकी जुबान से अदा किए गए अल्फाज हो कोर्ट के सामने। आप टेलीफोन पर बात कर रहे हो, आप कोर्ट के सामने खड़े हो, आपने किसी और शख्स को बताया, वो शख्स कोर्ट के अंदर गवाही दे रहा है, आप एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हो, आप किसी भी सेंस के अंदर अपनी जुबान से जो अल्फाज अदा होंगे वो ओरल एविडेंस कहलाएंगे। जुबानी शहादत, जो अल्फाज आपकी जुबान से या किसी भी शख्स की, एक जानदार इंसान की जुबान से अदा होंगे वो ओरल एविडेंस कहलाएंगे। वो अदायगी रिकॉर्डिंग की सूरत में हो सकती है, फोन की सूरत में हो सकती है, वीडियो की सूरत में हो सकती है, किसी भी सेंस में हो सकती है, बट जो अल्फाज जुबान की सूरत में अदा हो वो ओरल एविडेंस कहलाएंगे। दूसरी किस्म डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो बयान जो किसी पेज के ऊपर लिखकर, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखकर लिखा हुआ या पहले से लिखा हुआ है या आपने लिखा है या पेश किया आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखकर, ऐसा बयान जो किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखकर पेश किया जाए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक सबूत पेश करूं, मैंने अपना एक लेक्चर दिया हदूद के ऊपर, अभी रिसेंटली मैंने ऑनलाइन लेक्चर दिया हदूद के ऊपर। अब कुछ शख्स कहते हैं कि ये जो आपने अभी कुरान पाक का जिक्र किया है, इसके अंदर सूरत मायदा का जिक्र किया है, हदूद के अंदर चोरी कैसे एप्लीकेबल होगी, तो इसका रेफरेंस क्या है, कहां से आप इसका प्रूफ दोगे? तो मैं सबसे पहले उसको ये बुक दिखाऊंगा, मैं कहूंगा जी ये बुक है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे आप रेलिवेंट आप मटेरियल सर्च कर सकते हैं। इसका जो पेज नंबर 83 है उसके ऊपर हदूद से मुतल्लिक जो चोरी की सजा है हदूद के अंदर वो मेंशन की गई कि चोरी की सजा क्या हो, कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। तो ये जो मेरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, जो मैं किसी बुक की सूरत में उसको लिख कर दूंगा, पेश करूंगा कोर्ट के सामने, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा। वो हैंड राइटिंग ख्वाह मेरी हो या किसी और की हो, वो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट मैंने लिखा हो या इनडायरेक्ट मैंने लिखा हो, वो डायरेक्ट जो डॉक्यूमेंट है वो कॉपी हो, कार्बन कॉपी हो, वो डॉक्यूमेंट मेरा हो या किसी और का हो, मैं अपनी फेवर में उसको पेश करूं। तो किसी भी सूरत के अंदर जो एविडेंस किसी पेज के ऊपर तहरीर की सूरत में मैं पेश करूंगा वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगी। जो जुबानी दी जाएगी, इंसान के जुबान से जो अल्फाज अदा होंगे वो ओरल एविडेंस कहलाएगी। जो किसी पेज की सूरत में, किसी तहरीर की सूरत में, किसी लिखाई हैंड राइटिंग की सूरत में, वो हैंड राइटिंग कंप्यूटर के थ्रू पेश की जाए, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, पीडीएफ, बुक, किसी भी शेप में जजमेंट की सूरत में पेश की जाए, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगी। आई होप आपको ये एविडेंस की जो बुनियादी इकसाम इनकी समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा
वो हम इसी तरह से सीरीज़ के मुताबिक चलते रहेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, बाकी कन्फेशन, एडमिशन, जो भी जिस नेक्स्ट हमारी जो तरतीब बनेगी उस तरतीब के मुताबिक हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, सी फर्स्ट करें, ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मिलते रहें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।